Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about the 6th chapter of A Room of One's Own. ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. एक्चुअली वर्जीनिया वुल्फ का मास्टर पीस है. वर्जीनिया वुल्फ की बायोग्राफी एज वेल एज इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो आपको उसकी वीडियो जो है, वीडियो का लिंक अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा. यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर एज वेल एज. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट. थैंक यू सो मच. लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं. टेक्स्ट में मैं आपको लाइन बाय लाइन तो नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि इसमें कहाँ क्या गया है. टेक्स्ट में क्या होता है, 6th चैप्टर स्टार्ट होता है. अगले दिन जो नरेटर होती है वो लंदन की गली में झांकती है अपनी विंडो के साथ. विंडो में से वो देखती है द फ्यूचर ऑफ फिक्शन, द डेथ ऑफ द पोइट्री और द डेवलपमेंट बाय द एवरेज वीमन ऑफ अ प्रोज स्टाइल कंप्लीटली एक्सप्रेसिव ऑफ हर माइंड. द फिक्शन, द पोइट्री और एक्सप्रेसिवनेस ऑफ हर माइंड, ये 3 बातें किसके लिए लिखी गई हैं? वीमेंस के लिए. पोइट्री किसके लिए लिखी जाती है? शायरी औरत के लिए. फिक्शन, इमेजिनेशन किसके पास होती हैं? किसके लिए लिखी जाती हैं? किसको तसव्वुर में रख के की जाती हैं? वीमेन को. जो एक्सप्रेसिव माइंड होता है वो किसके पास होता है? किसके लिए आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स? वीमेंस के लिए. तो वो कहती है कि इन तमाम चीज़ों का कोई दूर दूर तक एक मतलब नज़र ही नहीं आ रही थी. ये चीज़ें लंदन की गलियों में जब झांकती है तो कहती है ऐसी चीज़ें जिनका लिंक एक औरत के साथ है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था. उसके बाद वो कहती है कि मैंने 2 लोगों को दोबारा मिलते देखा, एक कैब में बैठते देखा, जो कि बहुत, मैंने 2 दिन हो गए ऐसा सीन नहीं देखा था, जो कि किस चीज़ की सिंबल है? दोबारा गैदरिंग की सिंबल है कि लोग अब दोबारा आपस में मिलने लग गए हैं. लंदन की जो स्ट्रीट्स हैं वो दोबारा मिलने शुरू हो गई हैं. उसमें वीमेंस को थोड़ा थोड़ा जो है सामने लाया जाने लगा है. लेकिन जो वीमेंस के ताल्लुक़ चीज़ें हैं, वीमेंस के साथ जिन चीज़ों का लिंक है वो अभी तक अजनबियत रखती हैं लंदन में. ठीक है, अगर आप देखें सोसाइटी के हिसाब से दिखाया जाए या मॉडर्निटी के हिसाब से दिखाया जाए तो सबसे पहले लंदन को दिखाया जाता है. लंदन का फैशन, लंदन का मॉडर्निज़म, लंदन की सोसाइटी, उसका लिबरलिज़म, उसमें जो फ्रीडम है वो पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन वो बताती है कि तब लंदन जैसे सिटीज़ में, लंदन जैसे कंट्रीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता था. वीमेंस को ही अजनबी बनाया दिया गया था. वीमेंस उनके लिए कुछ पहचान ही नहीं रखती थी. औरत की कोई पहचान ही नहीं थी. उसके बाद वीमेंस, वो बताती है, वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि जब एक औरत जो है उसको लगता था ना कि वो चीज़ें अडॉप्ट करने लगी है सोसाइटी की, जो एज इट इज सोसाइटी उसको दे रही थी, तो वो अपने आप को लेस कंफर्टेबल फील करती थी मेल्स की निस्बत. वो अपने आप को कमतर समझती थी. फिर जब वो उसी चीज़ में आगे बढ़ने लगती थी या थोड़ा अपने आप को ग्रो करने लगती थी या थोड़ा इक्वल जाने की कोशिश करती थी, तो कोई ऐसी चीज़ उसको पीछे से आके अनकॉन्शियसली खींच लेती थी, पीछे को ड्रैग कर लेती थी, ताकि क्या हो, वीमेन कभी भी मर्द के इक्वल ना आ सके. सही है. एंड ग्रेजुअली ये जो रिप्रेशन था वो एक कोशिश बन गई. हर औरत फिर कोशिश करने लगी. इसमें बताया गया है, एफर्ट का थीम आ गया है इसमें. फेमिनिज़म का थीम शुरू में ही हमें बता दिया गया है कि फ़ीमेल्स को तो पूछा ही नहीं जा रहा था. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ? Emerging from her unnatural aesthetic mode, the narrator began to toy with the theory of unification of sexes. अब यहाँ पे उन्होंने एक theory इंट्रोड्यूस करवाई. उस theory का नाम एंड्रोजनी ऑफ माइंड.
एंड्रोजिनस माइंड। ये एक कॉलरिज की थ्योरी है जो इसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई कि जब एक औरत आगे बढ़ने लगती थी तो उसको पीछे से खींच लिया जाता था ताकि वो इक्वल ना आ सके। सही है। इसके बाद जब कॉलरिज की थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई, क्यों करवाई, ये बताने के लिए कि जो दोनों सेक्सेस हैं, दोनों मेल एंड फीमेल, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, एज वेल एज दोनों अलग अलग खसूसियात के मालिक हैं। फीमेल शाय की सिंबल है, फीमेल नज़ाकत की सिंबल है, फीमेल जो है ये मतलब एक समझा जाता था डिज़ायर फुलफिल करने के लिए। फिर उसके बाद एक वीमेंस की नीड्स, एक मेन की नीड्स के लिए, ठीक है, ये औरत को समझा जाता था। और मर्द गुस्से की सिंबल, हैंडसम, मर्द स्ट्रॉन्ग, ब्रेव। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ ने बताया कि अगर ये दोनों जो क्वालिटीज़ मेल और फीमेल की, दोनों मेल और फीमेल में बैलेंसडली मिक्स हो जाएं तो हमारी सोसाइटी की तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। तमाम जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हम डाउट्स हैं, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो क्लैरिफाई हो सकते हैं। यानी कि वीमेंस को शाइनेस के साथ साथ ब्रेव भी होना पड़ेगा। वीमेंस को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, वीमेंस को इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। ये उसने क्यों लिखा? हालांकि उस दौर में वीमेंस को कोई सपोर्ट करने वाला था ही नहीं, लेकिन वो वाहद आवाज़ बनी वीमेंस के लिए, क्योंकि वो पायनियर है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, एज वेल एज फेमिनिज़म पे वो बहुत ज़्यादा काम करती है। फेमिनिज़म के बारे में उसने बहुत ज़्यादा लिखा है, जो उसके थॉट्स हैं उसने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह उसको राइट्स नहीं मिले। फिर बताती है कि जैसे शेक्सपियर को, बड़ा फेमस शेक्सपियर था, अगर उसकी बहन होती इतनी ही इंटेलिजेंट, इतनी ही एबिलिटीज़, इतनी टैलेंटेड, इतनी स्किलफुल, तो क्या उसके साथ भी यही हाल होता? क्या उसको इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी लंदन की सोसाइटी की वजह से भाग जाना पड़ता? और मुझे यकीन है कि वो भी एंड पे सुसाइड कर लेती। ठीक है, वो कहती है कि वीमेंस को और मेंस को एक जैसा माइंड रखना चाहिए, बैलेंस इनमें चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो फिर बताती है कि ऐसी चीज़ें, ऐसा दिमाग किसी के पास नहीं है, सिर्फ शेक्सपियर के पास है, जिसमें अनडिवाइडेडनेस हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें समझने की सलाहियत हो कि एक्चुअली एंड्रोजनी थियरी थी क्या। इसलिए वो कहती है कि फ़िलहाल इस दौर में फ़ुज़ूल है, क्योंकि इस दौर में शेक्सपियर जैसे मर्द नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें वो अपने आप मतलब बताती है, अपनी सेल्फिशनेस को एक्सप्लेन करती है, अपने सेल्फ एक्सप्लेनिंग को, फैशनिज़म को एक्सप्लेन करती है। इसमें वो बताती है कि वो अपने आप को इस दौर की तमाम औरतों में से ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझती है, क्योंकि वो अपनी बात कहना जानती थी, वो अपने आप को एक्सप्लेन करना जानती थी, वो जानती थी कि किस तरह मेरा हक है कि मैं अपना बयान दूसरों तक पहुंचाऊं, अपनी बात दूसरों तक सुनाऊं, क्योंकि उस दौर में औरतों को चुप करवा दिया जाता था। वो कहती है कि वो सब कुछ वो कह सकती थी जो वो चाहती थी, मेंस की तरह, जैसे कि मर्दों को हक होता है अपने आप को एक्सप्लेन करने का। मर्दों को हक दिया जाता है कि तुम अपना बयान सामने रखो, अपनी बात बताओ। इस तरह वो कहती है कि मैं इसलिए अपने आप को मोर कॉन्फिडेंट लेडी समझती हूँ इस हिस्ट्री की, क्योंकि मुझ में वो कॉन्फिडेंस है जो कि मर्दों में है। जैसे कि वो बताती है कि मिस्टर ए एक नावल है, विरलिटी उसका कैरेक्टर है, वो सेल्फ कॉन्शियस हो गई थी, यानी कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की पावर रखने लगी थी। लेकिन क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी बॉडी पार्ट्स, क्योंकि वो एक वीमेन थी, ड्रॉ करने लगे, जिसकी वजह से उसको डरा के, धमका के
चुप करवा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक औरत थी। और यहाँ पे हमें फेसिज्म शो होता है, जहाँ पे औरत को ब्लेम किया जाता है। औरत को इसलिए ब्लेम किया जाता है क्योंकि वो औरत है, और यहाँ पे फेसिज्म शो होता है। ठीक है, यानी कि जैसे बता दिया गया है कि उसके बाद वो बात करती है कि ये बातें देखते हुए राइटर फिर से वापस आती है अपने रूम में, अपने टेबल पर, और लिखना स्टार्ट कर देती है। किस पे? वही टॉपिक, वीमेन एंड फिक्शन, जो कि मेन टॉपिक है किसका? अ रूम ऑफ वन्स ओन। उस पर लिखती है, जिसमें वो लिखती है कि इट इज़ फैटल फॉर एवरीवन हु राइट्स टू थिंक ऑफ देयर सेक्स। यानी कि ये एक आम बात है कि वो इंसान, चाहे वो औरत है या मर्द है, वो जब लिखने बैठता है तो ये आम बात है कि वो अपने ही बारे में लिखता है, अपने ही बारे में सोचता है, ख्वाह वो मर्द है या वो औरत है। फिर उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है। वर्जीनिया वुल्फ बताती है कि मेरी नाकामियों पे जो मैंने लिखा है, लिख दिया है, जो चीज़ मैं लिख रही हूँ वीमेन इन फिक्शन, उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा, उसकी ऑडियंस उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेगी, उसको पता है। लेकिन उसने मर्दों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, उसने उनके खिलाफ लिखा नहीं है, वो दोनों के बारे में बात करती है। शी टॉक्स अबाउट टू सेक्सेस एज राइटर, क्योंकि वो दोनों की क्वालिटीज़ एक्सप्लेन नहीं करती, दोनों की खामियों को तो थोड़ा एक्सप्लेन करती है, लेकिन खूबियों को एक्सप्लेन नहीं करती कि मर्द ज़्यादा है या औरत ज़्यादा है, वो इन दोनों के बारे में बात नहीं करती। फिर उसके बाद वो कहती है, आई हैव अ मच importance about materialistic thing, while our mind should be broad and create art to rise above their circumstances। वो कहती है कि मुझे पता है मुझ में गलती है। क्या गलती है? कि एज अ वीमेन मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, जबकि एक राइटर, एज अ राइटर मेरा दिमाग जो है वो बड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, मुझे आर्ट के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो जाती हूँ। ठीक है, वो बताती है कि मटेरियलिस्टिक किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी राइटर को मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, उसको अपने माइंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसको आर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उसके इर्द गिर्द जो हालात हो रहे हैं छोटे छोटे, उनकी तरफ देख के उसको अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बताती है एक राइटर की पहचान है यहाँ पे। उसके बाद वो कहती है कि कोई भी वीमेन जो है वो पोइट बन सकती है, लेकिन मैं इसलिए पोइट नहीं बनी, या दूसरी लोग जो लड़कियाँ हैं या दूसरी औरतें हैं इसलिए पोइट नहीं बनी क्योंकि उनके पास मनी नहीं थी, क्योंकि उनके पास एक अलग रूम नहीं था। They didn't have any money. She need a room and a money. She also said that our women are poor, not from 200 years. कहती है 200 सालों से या 300 सालों से नहीं, ये तब से पुअर हैं जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये औरत इस दुनिया में आई है। That's why she got no chance of writing poetry. पोइट्री लिखने के लिए आपके माइंड को इंटेलेक्चुअली फ्री होना पड़ेगा, वर्ल्ड की टेंशन के साथ फ्री होना पड़ेगा, वर्ल्ड की टेंशन से फ्री होना पड़ेगा। ठीक है, और वो कहती है कि औरत बहुत अच्छी शायर बन सकती है, उसके पास अलग रूम नहीं होता, उसके पास जो थिंकिंग होती है उसको डिप्रेस कर दिया जाता है, उसके आवाज़ को, उसकी वॉइस को अप्रेस कर दिया जाता है, उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उसके पास पैसा नहीं होता, उसके पास वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, इस वजह से वो अच्छी शायरा नहीं बन सकती। उसके बाद वो ये भी बताती है कि जो अच्छी राइटिंग है, औरत, नो डाउट कि औरत बड़ी अच्छी राइटर बन सकती है किसी भी चीज़ पे। वो कहती है कि अच्छी शायरी इस सोसाइटी के लिए बड़ी अच्छी है। वो कहती है कि वो अपने ऑडियंस को भी मोटिवेट करती है अपनी राइटिंग के थ्रू। वो कहती है कि सिर्फ फिक्शन मत लिखो, सिर्फ नॉवेल्स मत लिखो, सिर्फ एसेस मत लिखो,
तमाम बुक्स लिखो, बाकी भी बुक्स लिखो, जैसे कि प्रोज हो गया, पोइट्री हो गई, जैसे कि ड्रामास हो गए, जैसे कि वर्सेस, ब्लैंक वर्सेस, मतलब हर तरह की किताबें तुम लिखो, क्योंकि तुम्हारा ये जो तुम्हारी किताबें हैं वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करती हैं, तुम्हारी तरफ देख के सोसाइटी बढ़ती है। फिर उसके बाद कहती है कि जब आप लिखने बैठो, एक औरत को बताती है कि जब आप लिखने बैठो तो अपने हिस्ट्री को ध्यान में रखो, उसी तरह जैसे आपके जो अब्बाओ अजदाद मेल थे उन्होंने रखी थी, उन्होंने अपनी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए अपनी हिस्ट्री बनाई। आप सिर्फ अपने लिए काम मत करो, doesn't work just for yourself but also for other women, ताकि तुम दूसरी औरतों की भी आवाज़ बन सको। ये है इस चैप्टर की समरी, ये है इस चैप्टर में बताया गया। तमाम जो मेन इवेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके अगर थीम्स देखे जाएं तो इसमें थीम्स आता है फाइनेंशियल का। जिसके पास पैसा है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। मर्द के पास पैसा है, उसके पास प्राइवेसी है, वो लिख सकता है, उसको डिप्रेस करने वाला कोई नहीं है, वो लिख सकता है। उसके बाद वीमेन और सोसाइटी, सोसाइटी किस तरह वीमेन को डिप्रेस कर रही है, सोसाइटी को किस तरह एक वीमेन की ज़िंदगी में रोल प्ले करना चाहिए, इसमें ये हमें बताया गया है। और सोसाइटी किस तरह, लंदन की सोसाइटी किस तरह वीमेंस को लेके मतलब एक अजनबियत का इजहार, जस्ट फुलफिल देयर डिज़ायर, ये उनका एक मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था। औरत और किसी चीज़ के लिए काम नहीं करती। फिर वो कहती है कि एक वीमेंस के लिए एक कानून लागू होना चाहिए कि वो भी राइटर बन सके, ठीक है। और ट्रुथ का थीम हमें इसमें नज़र आता है कि सच्चाई, जैसे वो कहती है मैं रियलिस्टिक चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान करती हूँ, लेकिन जबकि मुझे ट्रुथ की तरफ लेके जाना चाहिए। अपना जो वर्क है, अपना जो माइंड है, उसको ट्रुथ की तरफ, नेचर की तरफ, आर्ट की तरफ लेके आना चाहिए। तो ट्रुथ का सीन भी हमें इसमें नज़र आता है। फिर एंड्रोजनियस माइंड, एंड्रोजनी का थीम हमें नज़र आता है। फिर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेक्सिज्म, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन हमें बताए गए, इसमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं रूम वंस ऑन में, उसमें बताया जाता है कि रॉयल यूनिवर्सिटी बन रही थी जो मर्दों के लिए थी, यानी कि यहाँ पे हमें सेक्सिज्म का थीम भी नज़र आता है कि सिर्फ मर्दों को किंग सपोर्ट कर रहे थे, उनकी गवर्नमेंट मर्दों को सपोर्ट करे, मेल्स की एजुकेशन को सपोर्ट किया जा रहा था, फीमेल्स की नहीं। यहाँ पे पावर का थीम नज़र आता है, मनी का थीम, वेल्थ का थीम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर ये चीज़ लिखी गई है, फेमिनिज्म, उसका थीम हमें नज़र आता है। सो आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड दिस लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।